मैम आपका सेशन स्टार्ट हो गया। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम अभी यूनिट 2 में हैं। आई होप यू आर ऑल वेल। हम लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 2। लास्ट क्लास में हमने बिजनेस एनवायरनमेंट और उसके लेयर्स क्या क्या है, जैसे माइक्रो, मेसो एंड मैक्रो लेवल्स, हमने ये डिस्कस किया था। ठीक है, उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस देखे थे, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखे थे। आज हम क्या करेंगे, हम करेंगे बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट। बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्या होता है? ठीक है, an environment giving new business to open and helping them to survive and grow is known as business friendly environment। एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जिससे आपका बिजनेस ग्रो कर सके, ऐसा एनवायरनमेंट हो, फॉर एग्जांपल वहाँ के गवर्नमेंट के लॉज फ्लेक्सिबल हो, वहाँ के टैक्सेस जो देने पड़ते हैं वो कम देने पड़ते हो, वहाँ के जो कस्टमर्स हैं उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बहुत वाइडर हो। इस टाइप के जो बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं वो एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट होते हैं टू सस्टेन और टू सर्वाइव और टू ग्रो इन अ पर्टिकुलर एरिया फॉर अ बिजनेस। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट। मतलब जहां पर एक ओपननेस है, जहां पर पॉलिसीज बहुत लिबरल है, जो इन फेवर ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस है, उसको हम बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट कहेंगे। ओके, इट कैन बी characterized by certainty of operations, huge demand and opportunities, security of transactions, growth of enterprise, ease of access to resources, stable judiciary and legal system। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट में? नंबर वन, वहाँ सर्टेनिटी ऑफ ऑपरेशंस होते हैं। मतलब जो भी सप्लाई चेन में या प्रोडक्शन चेन में जो जो पर्टिकुलर फंक्शंस है, starting from the planning to the controlling, every functions has to be in a proper manner। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो that is a business friendly environment। ठीक है, next is huge demand and opportunities। एक ऐसा बिजनेस आप ऑब्वियसली करना चाहेंगे जहां पर आपके प्रोडक्ट्स की ह्यूज डिमांड हो। ठीक है, कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट्स को पसंद कर रहे हैं, आप एक मार्केट शेयर में एक आपका पोटेंशियल शेयर है, आप स्टैंड करते हैं, कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट्स को की लाइकिंग्स बहुत ज्यादा है, तो इसलिए अब उसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा होगी। तो दिस इज सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट। ओके, नेक्स्ट इज सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस। वी हैव सीन दैट आजकल क्या होता है, मोस्टली ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, क्लिक ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज्यादा इन मेजर वैरायटी में क्लिक ऑर्गेनाइजेशंस है। अब क्लिक ऑर्गेनाइजेशन में मोड ऑफ पेमेंट मैंने आपको पढ़ाया था। मोड ऑफ पेमेंट क्या होता है? ऑनलाइन पेमेंट्स होते हैं। यूजुअली 90% टाइम्स ऑनलाइन पेमेंट होते हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट जो है वो सिक्योर होना चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है, कोई आपके जो पिन है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की जो पिन है, ओटीपी है, वो कोई एक्सेस तो नहीं कर पा रहा, थर्ड पार्टी कोई एक्सेस तो नहीं कर पा रही। जहां पर इस ऐसे बिजनेस एनवायरनमेंट में जहां सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस हो, दैट इज नोन एज a business friendly environment, and this is the third characteristics of business friendly environment। okay, next is growth of enterprise। growth of enterprise जहां पर एक particular ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, एक आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, जहां पर पहले सर्कल ऐसे जाता है ग्राफ एंड देन इट डिक्रीजेस। मतलब पहले इंट्रोडक्शन स्टेज होता है, उसके बाद एक मैच्योरिटी स्टेज आती है। ठीक है, मैच्योरिटी के बाद डिक्लाइनिंग स्टेज आती है और फिर एग्जिस्ट हो जाते हैं। तो बिजनेस वही चाहिए जो मैच्योरिटी स्टेज हाईएस्ट लेवल तक ले, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स तक उनकी मैच्योरिटी स्टेज हो। डिक्लाइनिंग स्टेज आने पर भी वो कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाए जो कि कस्टमर्स को पसंद आए, और इसके कारण उनका ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेस शुड बी ऑन अ लार्जर स्केल और इन अ इंक्रीजिंग वे। ठीक है, जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग होना चाहिए। ये ऐसा एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट का ये फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट इज ईज ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज। कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है, रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करते हैं, उसका एक प्रोक्योरमेंट चेन होता है कि वो पहले अगर आप फॉर एग्जांपल पोटैटो चिप्स बना रहे हैं, ठीक है, तो आप पहले फार्मर्स से पोटैटोस प्रोक्योर करेंगे। तो ये किस फार्मर से किस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स पोटैटोस आप प्रोक्योर करेंगे, दैट कम्स इन दिस ईज ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज। आप कितने इजीली उनसे एक्सेस कर पा रहे हैं, या फिर अगर कोई सप्लायर सप्लाई नहीं कर पा रहा है ड्यू टू सम कंडीशंस, तो कोई दूसरा सप्लायर आपके पास है या नहीं। ठीक है, तो ये जहां पर ऐसे एक सिस्टमैटिक
Systematic chain होगा for ease to access to resources. That is the fifth characteristics of business friendly environment. Okay. Next is reliable judiciary and legal systems. Reliable judiciary and legal systems मतलब क्या होता है, जहां पर जो laws है कंट्री के या स्टेट के या रीजन के वो बहुत कॉन्स्टेंटली चेंज नहीं हो रहे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी बीच में डिमोनेटाइजेशन आया था, तो डिमोनेटाइजेशन आने पर बिजनेस पर बहुत इम्पैक्ट पड़े थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हर एक साल में वो लोग गवर्नमेंट जो है वो डिमोनेटाइजेशन कर रही है। अगर हर एवरी ईयर डिमोनेटाइजेशन कर रही है या 4 years में डिमोनेटाइजेशन कर रही है, then that is not considered as a business friendly environment. बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट वही होता है जहां पर जो लीगल फ्रेमवर्क्स होते हैं या फिर जो जुडिशियल फ्रेमवर्क्स या लॉज होते हैं relating to business enterprises or the societal norms that should be a constant or might be changed on a not a regular basis. थोड़े दिन बाद बहुत साल बाद चेंजेस होने चाहिए, ठीक है। तो दैट इज द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट. A business-friendly environment aims to create a sustainable framework where domestic and international investors get business-friendly environment in a country. एक business-friendly environment होना क्यों necessary है? Necessary इसलिए है क्योंकि ये एक sustainable framework है. Sustainable framework in the sense कि ये बार-बार चलता रहेगा. That is a constant. ठीक है? अगर एक business-friendly environment है, आपका बिजनेस ऑब्वियसली ग्रो करेगा, आपका बिजनेस ऑब्वियसली सस्टेन करेगा, आपका बिजनेस ऑब्वियसली सर्वाइव करेगा और उसका जो मार्केट शेयर है दैट विल बी आल्सो इन अ इंक्रीजिंग टर्म, ठीक है। तो इसलिए जहां पर एक सस्टेनेबल बिजनेस सस्टेनेबल फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है, वहां पर एक लार्जर पूल ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में। जितना इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही आपके ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा, उतना ही आप अपने गोल्स एंड जो आपके गोल्स है ऑर्गेनाइजेशन के उसको अचीव करने में सक्षम होंगे, ठीक है। Next is it embarks on a journey towards decades of prosperity for a developing country towards a developed country. Business-friendly environment not only helps business enterprises, but it also helps the society at a large or a country at a large. ठीक है, अगर एक business-friendly environment है, अगर वो उसको एक अच्छे factors मिल रहे हैं like security of transactions, there is a demand and opportunities for its products, growth of the enterprises, ease to access to resources, ये सब अगर उनके पास factors है already, तो obviously that will benefit the customers. ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो जाते हैं एंड देन दे विल ऑब्वियसली बेनिफिट द कस्टमर्स. अगर कस्टमर्स बेनिफिट हो रहे तो अल्टीमेटली द सोसाइटी, द कंट्री विल बी मूविंग टू अ प्रॉस्परस कंट्री एंड द इंडिया विल बी टर्म्ड एज डेवलपिंग कंट्री टुवर्ड्स अ डेवलप्ड कंट्री. सो इट इज वाइटल टू हैव अ बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट. So what are the characteristics of business environment? We have already discussed, but let's discuss in a wider way. ठीक है, number 1 is taxes and compliances. Ease of understanding and ease of complying with local tax laws and other judicial compliances are factors to encourage business development. जैसे कि मैंने बताया था, legal and judiciary जो laws है, जो system है, वो constant होने चाहिए, या फिर जो local tax laws है, या फिर उसको कब आपको return file करना है, all relating to income tax or the taxes related to business like GST, ये सब पर एक easy understanding होनी चाहिए, easy compiling procedures होने चाहिए, systematic procedures होने चाहिए और एक transparent procedure होने चाहिए, ठीक है, कि कहीं पर कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही, कोई auditing करते वक्त कुछ mal practices तो नहीं कर रही है. These all if these all are not happening, कोई mal practices नहीं हो रही है, कोई frauding नहीं हो रही है, then it is the characteristics of a business friendly environment. Okay, economies with fair share of taxes for transparent corporate and consistent tax structure can better forecast firms' expenses and revenues and thus enhance the corporate participation in the market. जिस country में एक fair, transparent corporate tax structure होता है, साथ ही साथ एक consistent tax structure होता है, that is a beneficial for the organization and they will तो organization क्या करेगी, अगर एक country की consistent tax structure है और एक ट्रांसपेरेंट टैक्स स्ट्रक्चर है,
तो एक ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली अट्रैक्टेड होगी उस कंट्री की तरफ, अगर अट्रैक्टेड हो रही है तो वो अपने ऑपरेशंस उस कंट्री से करेंगे, ऑपरेशंस करेंगे तो वहाँ की एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, क्योंकि वो बाहर से, तो फॉर एग्जाम्पल यूके की कंट्री है तो यूके के सारे लोगों को उठाकर तो यहाँ इंडिया में नहीं ला सकते, तो इंडिया के लोगों से ही वो एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज करेंगे, वहीं के लोगों को एम्प्लॉयज बनाएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन से। इससे क्या होगा, उनको वेजेस एंड सैलरीज मिलेंगे, इससे उनकी परचेसिंग पावर इंक्रीज होगी, परचेसिंग पावर इंक्रीज होने से वो जो मनी है वो इंजेक्ट होगी इनटू द इकोनॉमी, इकोनॉमी में इंजेक्ट होगी तो डेवलपमेंट होगी, लोग टैक्सेस देंगे, टैक्सेस एक हेवी अमाउंट में होगा, डेवलपमेंट होगा, एंड अल्टीमेटली दैट विल हेल्प द इकोनॉमी। सो a business friendly environment is a vital for any particular country, state, or a world as a whole. Okay, next characteristics of business friendly environment is registration and certification. Easy and error free licensing formalities at a single levels of government provides faster and efficient registration of firms. Licensure requirements should be easy to comply with and friendly. एक पर्टिकुलर बिजनेस एक दूसरे कंट्री में वहीं पर आना चाहेगी, यहाँ या फिर एक स्टेट में पर्टिकुलरली वहीं पर अपने बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट करना चाहेगी जहाँ पर इजी एंड एरर फ्री लाइसेंसिंग फॉर्मेलिटीज हो। ठीक है, जैसे कि आपको पता है जैसे एक कंपनी फॉर्म करने के लिए बहुत सेवरल स्टेप्स से गुजरना पड़ता है, साथ ही साथ दैट इज वेरी हेक्टिक एंड नॉट ओनली हेक्टिक, बहुत लॉन्ग, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग, बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट से गुजरना पड़ता है, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की वो लेना पड़ता है, उसका स्टेट गवर्नमेंट का, बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लेवल से गुजरना पड़ता है टू गेट द इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट बाय अ कंपनी। ठीक है, सो in order to be a business friendly environment, in order to make a country a business friendly environment, it is very necessary that there should be an easy and error free licensing formalities, और ऐसी formalities जो एक single level of government में हो, मतलब मुझे different एरिया में जाकर different प्रोसीजर्स को फुलफिल नहीं करना पड़ रहा है, मैं एक पर्टिकुलर प्लेस में एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में ही मैं अपने सारे जो प्रोसीजर्स है, जो रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशंस के प्रोसीजर है फॉर ऑर्गेनाइजेशन, वो मैं जल्दी और एफिशिएंट वे में कर पा रहा हूँ। दैट विल मेक अ बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट। ओके, नेक्स्ट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। Special economic zones have unique economic regulations that differ from other areas in the same country or region. Special economic zones facilitate rapid economic growth by leveraging tax incentives to attract foreign investment and spark technological advancement. Special economic zone क्या होते हैं? Special economic zone जैसे आपने देखा होगा नोएडा में बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, इवन ग्रेटर नोएडा में भी है। वो क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया को हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, हम मतलब गवर्नमेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कन्वर्ट कर देते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वो होते हैं जहां पर एक टैक्स लिवरेज दिया जाता है, मतलब टैक्स को कम कर दिया जाता है, टैक्स इंसेंटिव्स दिया जाता है, साथ ही साथ डिफरेंट सब्सिडीज दिया जाता है, साथ ही साथ वहाँ के जो प्रोडक्ट्स उस पर्टिकुलर एरिया में जो कंपनीज है या ऑर्गेनाइजेशंस है, वो जो भी प्रोडक्ट्स बना रही है उसको कंज्यूमर्स तक लाने में गवर्नमेंट हेल्प करती है, साथ ही साथ उसको प्रमोट करने में भी गवर्नमेंट हेल्प करती है। ठीक है, और ये सब क्यों करती है, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट उस पर्टिकुलर एरिया में आए, उस पर्टिकुलर कंपनीज में आए, और अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो ऑब्वियसली एक कंट्री में डेवलपमेंट होगा। ठीक है, सो एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट वहीं पर होता है जहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हो। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में एक रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होता है क्योंकि वहां टैक्स इंसेंटिव्स मिलता है, टैक्स सब्सिडीज मिलता है, साथ साथ डिफरेंट अदर बेनिफिट्स मिलते हैं। इससे क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आप अट्रैक्ट कर पाओगे एंड दैट विल लीड टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड हेंस will benefit the economy as a whole. Okay, next characteristics is infrastructure, providing programs and policies that support affordable housing, improve public facilities, rehabilitate buildings, and provide economic opportunities for workers. Capital improvements maintain infrastructure that serves as building blocks for economic development. As a government, as a society, it's our duty in order to provide a business friendly organization, a business friendly environment,
हम जो ऑर्गेनाइजेशन को है एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें इन टर्म्स ऑफ रोड्स, डैम्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे हम इंफ्रास्ट्रक्चर उनको प्रोवाइड करें। ऐसे प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज बनाए जिससे हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग मिल सके, जो पब्लिक फैसिलिटीज है वो इम्प्रूव हो सके। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो सके ताकि जो एम्प्लॉयज है वो टू एंड फ्रो कर सके एंड इन अ मिनिमल टाइम वो लेट ना हो। साथ ही साथ एक रिक्रिएशनल सोसाइटीज बनानी चाहिए, रिक्रिएशनल हब्स बनाने चाहिए जहां पर प्रॉपर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हो, ठीक है। साथ ही साथ कैपिटल इंप्रूवमेंट्स करने चाहिए। कैपिटल इंप्रूवमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब एक फाउंडेशन है फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए रोड्स, ट्रांसपोर्टेशंस, डैम्स, देन ऑल एयरपोर्ट्स, ये सारी जो चीजें हैं, ये जो इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल चीजें हैं, दिस लीड्स टू द, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर रिसोर्सेज है, फॉर एग्जाम्पल कोल माइंस, ठीक है, कोल माइंस को पर्टिकुलर एरिया से एक्सट्रैक्ट करके फैक्ट्रीज तक लेकर जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। अगर किसी कंट्री में वो ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है, रेलवेज नहीं है, प्रॉपर रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है, एयरपोर्ट्स नहीं है, या फिर रोड्स जो है वो एकदम खराब है, एकदम कच्चे रास्ते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन हो भी रहा है तो जो गुड्स है वो ट्रांजिट में, मतलब ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन वो गिर जा रही है, आदि चीजें या खराब हो जा रही है, स्पॉइल हो जा रही है, दैट विल impact the organization, ठीक है। तो ultimately this is not a business friendly business friendly environment. business friendly environment तभी होगा जब जो गवर्नमेंट है वो आपको एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स और द फाउंडेशन फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Adequate clean water, capacity to process wastewater, availability of natural gas, waiving of electricity charges, and sufficient broadband internet speeds must be in place for the businesses to attract it to and operate in a city. एक clean water होना चाहिए, roads होने चाहिए, proper transportation system होने चाहिए, waste water management होना चाहिए, like जो भी discharge हो रहे हैं after making the products, जो भी waste discharge हो रहे हैं उसको कैसे प्रोसेस करना है, उसका कोई प्रोग्राम्स या कोई पॉलिसीज बताना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को थोड़ा वेव ऑफ करना चाहिए। फिर एक सफिशिएंट ब्रॉडबैंड स्पीड, इंटरनेट स्पीड देना चाहिए, मतलब जगह जगह पर टावर्स होने चाहिए। ये सब चीजें जब होंगे, ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर जब प्रोवाइड किया जाएगा, देन ओनली अ बिजनेस विल अट्रैक्टेड टू एंड ऑपरेट इन अ सिटी, इन अ कंट्री। ओके, नाउ next characteristics is the regulation. Regulations in a business-friendly environment should be consistent and reliable. Frequently changing regulations create confusions and discourage businesses. एक business friendly environment तभी create हो सकती है जब उसके laws and legal procedures या जो भी उससे related है वो that should be consistent and reliable. Consistent मतलब वो regularly वैसा होना चाहिए, कोई changes नहीं आने चाहिए as such, ठीक है। नेक्स्ट इज रिलायबल। रिलायबल मतलब आप जो लॉस रख रहे हैं दैट शुड बी टू द पॉइंट, ओके। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई बातों को घुमाने वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। टू द पॉइंट होना चाहिए और आपको मेक श्योर करना पड़ चाहिए एज अ गवर्नमेंट कि उस फ्रेमवर्क को एवरी ऑर्गेनाइजेशन मान रही है, ठीक है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। So this will make a business friendly environment, okay. At the same time, regulations should not require special skills and equipment to comply with. Regulations will only be successful if they have the authority to impose its implementation and ensure safe and secure environment. मतलब एक रेगुलेशन तभी सक्सेसफुल होती है जब अथॉरिटी जो है, यहाँ पर अथॉरिटी इन द सेंस फॉर एग्जाम्पल म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो जो पॉलिसीज इम्पोज कर रही है वो सेफ और सिक्योर है, वो कंसिस्टेंट है, रिलायबल है, then only it will create a business friendly environment, okay. Policies and practices can be developed and implemented that can create and retain employment opportunities and promote a business friendly environment, ठीक है। In addition, lengthy, costly and unpredictable land use regulations can greatly deter firm development.
अगर कोई पर्टिकुलर एरिया में लैंड यूज के लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली लेंथी प्रोसीजर्स है, तो दैट विल ऑब्वियसली obstruct the organizations to invest or to start a business in that particular area. ठीक है, लैंड यूज रेगुलेशंस क्या होते हैं? एक पर्टिकुलर लैंड जो होते हैं, क्योंकि आजकल ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट मेक श्योर कर रही है कि जो लैंड है उसका कोई गलत वे में यूज तो नहीं हो रहा है, लाइक पोल्यूशन क्रिएट तो नहीं हो रहा है, या फिर डिफॉरेस्टेशन होने के बाद वो लैंड को यूज तो नहीं किया जा रहा है। इसीलिए बहुत सारे रेगुलेशंस लगाए गए हैं बाय इंडियन गवर्नमेंट, but that regulation should not come in hindrance with the development of the organizations, or it should not be lengthy, costly and unpredictable land use regulations. ठीक है, so these are the characteristics of business friendly environment. Apart from this, there should be training programs and workshops. Government undertaking steps to invite business incorporations must start flagship programs of entrepreneurship and skill development. जैसे कि आप देख रहे हैं, आफ्टर कमिंग ऑफ मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए हैं। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, देन स्किल इंडिया, ठीक है, ये सारे बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। इवन आपका जो यूनिवर्सिटी है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, आपके कॉलेज में भी एक एंटरप्रेन्योरशिप सेल है, जहां पर आपको 3 मंथ्स के फ्री वर्कशॉप्स भी दिया जा रहा है। सो ये सारे जो अपॉर्चुनिटीज है, दैट विल ब्रॉडन योर एस्पेक्ट्स, ठीक है, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो पाएंगे, आप अपने खुद के पैरों पर खड़े हो पाएंगे, इन द सेंस दैट यू विल बी सेल्फ इंडिपेंडेंट, और आपको किसी और पर रिलायबल नहीं होना पड़ेगा फॉर द एम्प्लॉयमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप नॉट ओनली हेल्प यू टू सस्टेन योर लिविंग, बट ऑल्सो अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप, आप एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करें, आप डिफरेंट लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड स्किल डेवलपमेंट और ये एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स, ये सब टाइम टू टाइम गवर्नमेंट्स को ये स्टेप्स लेना चाहिए, ताकि जो बिजनेसेस है वो अट्रैक्ट हो टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स। एंड साथ ही साथ ट्रेनिंग, काउंसलिंग सेशंस, ये सब गवर्नमेंट को स्टार्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट को देना चाहिए टू द एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन in order to help them to overcome the hurdles for smooth functioning of the operations. Okay, next is incentives. A subsidy or government incentives is a form of financial aid or support extended to an economic sector or institution, business or individual, generally with the aim of promoting economic and social policy. Incentives क्या होते हैं? Incentives एक subsidy होते हैं, subsidy होते हैं, और government incentives होते हैं, एक financial aid होता है। Like अगर फॉर एग्जाम्पल गैस सिलेंडर आपको 850 रुपीज में मिल रहा है, ठीक है, तो जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है उनको सब्सिडी दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट, दैट यू कैन परचेस एट ₹700, ठीक है। जो 150 रुपीज का वो सब्सिडी दिया जाता है उनको, कि क्योंकि आपकी इनकम लेवल इतनी ज्यादा नहीं है, तो इसलिए आप कम रिड्यूस प्राइस में आप ये सिलेंडर परचेस कर सकते हैं। Similarly, organization में भी different kind of subsidy दिया जाता है, financial aid दिया जाता है, ताकि उनको support किया जाए। For example, जो starting organization, जो new organization होते हैं, startups होते हैं, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा subsidy दिया जाता है। Like movement entrepreneurship को बहुत promote किया जा रहा है, इसलिए movement को बहुत कम interest rate में loans provide किया जाता है। So these all are the incentives, these all are the subsidy. इन सब के बारे में आप और भी डिटेल्स में पढ़ पाएंगे अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप वाला प्रोग्राम आप लेंगे, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें आप नॉट ओनली दैट विल हेल्प फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ योर पर्सनालिटी, बट आपको वो आपके करिकुलम में भी हेल्प करेगा, क्योंकि इस आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में भी बहुत सारे टॉपिक्स एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है। एंटरप्रेन्योरशिप पर एक पर्टिकुलर टॉपिक भी है, तो आपको वहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी मिलेंगे, आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ भी आंसर कर पाएंगे, ठीक है। सो आई विल सजेस्ट कि आप वो प्रोग्राम भी ज्वाइन कीजिए, ठीक है।
Next is government subsidies will help an industry by allowing the producers to produce more goods and services. This increases the overall supply of those goods or services, increases the quantity demanded for goods or services, and lowers the overall price of goods and services. गवर्नमेंट इन सब्सिडीज क्या करती है, इंडस्ट्रीज को अलाउ करती है कि वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स प्रोड्यूस करे, सर्विसेज रेंडर करे, क्योंकि उन्होंने एक सब्सिडी दिया है, एक सपोर्ट दिया है, एक फाइनेंशियल एड दिया है, जिससे उनकी ओवरऑल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल इंक्रीज और क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज होगी, एंड दैट विल लोअर्स द ओवरऑल प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज उनका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा. ओके, नाउ लेट्स कम टू द बिजनेस एथिक्स. बिजनेस एथिक्स क्या होता है? ठीक है, ये जो बिजनेस एथिक्स टॉपिक्स है ये आप अभी स्टार्टिंग है आपका ग्रेजुएशन में, फर्स्ट सेमेस्टर में भी आप पढ़ रहे हैं, आप थर्ड सेमेस्टर में भी ये पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बिजनेस एथिक्स आते हैं. हर जगह पर दिस एथिक्स विल कम थ्रू आउट योर लाइफ. ठीक है, even in masters or PhD or anything, even if you are doing a CFA or CS or CA, then only this ethics chapter will definitely come to your syllabus. ठीक है, so this is an important aspect not only from the point of view of your syllabus but also a practical implications to your personality. Okay, so what is the business ethics? The word ethics is derived from the Greek word ethos. एक ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, which is a Greek word that is ethos, which means character. ठीक है, आपका कैरेक्टर कैसा है? ठीक है, ethics is a branch of philosophy concerned with human character and conduct. It is the discipline dealing with what is good and bad, with moral duty and obligation. Business ethics implies general ethical ideas to business behavior. बिजनेस एथिक्स क्या होता है? ये एक फिलोसफी, एक सब्जेक्ट है, वहां से निकला हुआ है. ठीक है, विद द ग्रीक वर्ड एथॉस व्हिच इज टोटली कंसर्न्ड विद द ह्यूमन कैरेक्टर एंड कंडक्ट. एक मनुष्य किस वे में अपने आप को चलाते हैं, उनको उनकी मॉरल ड्यूटी, वो क्या सोचते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, उनको कैसे कंडक्ट करना चाहिए, खुद को कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या उनके मॉरल ड्यूटी है, ऑब्लिगेशंस है. This all revolves around the business ethics. Okay. Sorry. Business ethics क्या होते हैं? Business ethics है ethical ideas to business behavior. अभी तक मैंने जो बोला that is ethics, लेकिन business ethics क्या है? Business और ethics का accumulation मतलब ethics in business. That is general ethical ideas or principles to business behavior. Okay. Ethics is a consideration and application of frameworks, values and principles from developing moral awareness and guiding behavior and action. For example, अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप चल रहे हैं, आपने देखा कि एक ओल्ड वुमेन है, वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रही है, बहुत सारा ट्रैफिक है और वो उतना, उनका आई साइड भी उतना अच्छा नहीं है, उन्होंने बहुत सारा स्पेक्स विच पहन के रखा है, एंड शी इज नॉट एबल टू क्रॉस द रोड्स. देन देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, बट सब वहां पर जाकर उनका हेल्प नहीं करते हैं. यू हैव नोटिस दैट. ठीक है, लेकिन वही पर्टिकुलर इंसान उनका हेल्प करेगा रोड क्रॉस करवाने में जिनके पास एथिक्स है. ठीक है, जिनकी एक मॉरल ड्यूटी है, इनर सेल्फ है, एक ऑब्लिगेशन है कि यस, this is good, this is bad, I have to help this woman. That is the moral duty, that is the moral obligation that comes from itself. ठीक है, एथिक एक ऐसा चीज है जो हर एक इंडिविजुअल के इनर सेल्फ से आता है. ठीक है, जिसे बोलते हैं ना मन की आवाज, वो मन की आवाज है एथिक्स. ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके लिए सही है, क्या सोसाइटी के लिए सही है, क्या मेरे जो मैं जिससे बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसके लिए सही है. ठीक है, so that is the inner thing of yourself. What are the values you have inculcated in yourself? What are the principles and moral awareness you have and your behavior and action towards it? Okay, business ethics is an art and science for maintaining harmonious relationship with society, its various groups and institutions, as well as recognizing the moral responsibility for the rights and wrongness of the business conduct. अकॉर्डिंग टू व्हीलर ने क्या कहा है, बिजनेस एथिक्स जो है वो साइंस भी है और आर्ट भी है, ताकि एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बना रहे बिजनेस का किंग के साथ, सोसाइटी और उसके जो वेरियस स्टेक होल्डर्स है, दैट इज शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स,
इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशंस, क्रेडिटर्स, उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट हो सके। कैसे? एक राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ बिजनेस कंडक्ट जब आपको पता होगा, देन यू हैव दैट बिजनेस एथिक्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन। जब आपको पता होगा कि आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टुवर्ड्स द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशंस and the rightness and wrongness of the business conduct. Okay. Business ethics is the appropriate conduct through business practices by enterprises while serving the wealth maximization objectives. Business ethics क्या है? एक appropriate conduct है through business practices by enterprises while serving the wealth maximization objective. ठीक है? एक ऐसा conduct है, एक ऐसा behavior है, एक ऐसा प्रैक्टिसेस है, वैल्यूज है, जिससे आप डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को सर्व तो कर रहे हैं, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को आप कोई हानि नहीं पहुंचा रहे हैं। ठीक है? It is the study of appropriate corporate culture, employee conduct, business policies and practices regarding corporate business subjects like corporate governance, insider trading, bribery, discrimination, corporate social responsibility, etc. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई इनसाइड ट्रेडिंग हो रही है, इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब आपकी कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने किसी थर्ड पार्टी को बता दिया है, जिसके वजह से आपके कंपनी के शेयर्स के प्राइसेस अप एंड डाउन हो सकते हैं, जिससे सोसाइटी पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, दैट इज इनसाइडर ट्रेडिंग। मतलब यू आर लीकिंग योर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू द थर्ड पार्टी, दैट इज इनसाइडर ट्रेडिंग। अगर इनसाइडर ट्रेडिंग हो रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज नॉट अ बिजनेस एथिक्स। ओके, बिजनेस एथिक्स वही होगा जहां पर एक प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो, जहां पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जहां पर इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो, जहां पर ब्राइबरी ना हो, दैट इज द बिजनेस एथिक्स। ठीक है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब आप सारे लॉज एंड जो लॉज है गवर्नमेंट के, उससे अबाइड कर रहे हैं, मतलब उसको मान रहे हैं। साथ ही साथ आप अपने जो स्टेक होल्डर्स है उनके बारे में सोच रहे हैं, साथ ही साथ अपने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को भी साथ में रख रहे हैं। ठीक है? ब्राइबरी मतलब घूस देना, राइट? ब्राइब देना। ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन पर आपको पता है, लाइक दो शेयर होल्डर्स है, आपने एक शेयर होल्डर्स को ज्यादा डिविडेंड दिया, एक शेयर होल्डर्स को कम डिविडेंड दिया, लेकिन दोनों के पास जो शेयर इक्विटी प्राइस है, इक्विटी सेम परसेंटेज में है, दैट इज द डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है? और साथ ही साथ आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कर रहे हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपका प्रिंसिपल, वैल्यूज, मॉरल्स टुवर्ड्स द सोसाइटी कैसा है, आप सोशल रिस्पॉन्सिबल, आप सोशली कितने रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वी विल डिस्कस इन फर्दर टॉपिक्स, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो आई गेस अब तक आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स क्या है? एक कोड ऑफ कंडक्ट है, इनर सेल्फ का एक प्रिंसिपल्स है, मोरल्स है कि हाउ द बिजनेस आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो व्हाइल डूइंग द बिजनेस। ठीक है? बिजनेस को किस तरीके से करना चाहिए बिजनेस, ताकि आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सके, आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी फुलफिल कर सके, आप डिस्क्रिमिनेट भी ना करें, ब्राइबरी भी ना दे, इनसाइड ट्रेडिंग भी ना हो। सो दिस ऑल क्रूशियल एस्पेक्ट्स आर कम अंडर द परव्यू ऑफ बिजनेस एथिक्स। ओके, So now what are the ideals of business ethics? Business ethics ideals को हम principles भी कहते हैं। अगर example में अगर आपके पास business principles of business ethics आ गया, तो you can also write like that. Apart from that, it is also known as ideals of business ethics. तो सबसे पहला ideals क्या है? Principle of conscience. Principle of conscience क्या होता है? It is based on the inner feeling of persons to analyze the sense of right and wrong. आपको पता होना चाहिए इनर फीलिंग से कि क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है? ऑन दिस बेसिस द बिजनेसमैन कैन डिटरमाइन डिफरेंट रोल्स एंड बिहेवियर्स एट डिफरेंट लेवल्स। ओके, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट। प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, businessman should give due attention to make best possible services and try to develop the feelings of devotion and truthfulness in services. For example, if you are one of the members of top management, CEO हो आप किसी कंपनी के, तो it is your inner feeling, it's your duty, it's your truthfulness
ट्रूथफुलनेस टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन कि आप सिर्फ सैलरी नहीं ले रहे, आप उसके बदले ऑर्गेनाइजेशन को अपना 100% प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, ठीक है। ये दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट। आपके अंदर वो स्पिरिट है, आपके अंदर वो जज्बा है टू गिव द डिवोशन एंड ट्रूथफुलनेस इन सर्विसेज टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। All the behavior and activities should be based on values and service motive in the business. जो भी activities है in a business enterprises, starting from production, starting from procurement, production, human resource development, recruiting, everything, compensation, everything from point A to point Z, everything should be on the spirit of service motive and value addition. Okay. Next is principle of publicity. According to this principle, all the activities and performance as conducted in business organization should be well informed to every person who are directly or indirectly attached with businesses. It aims to remove the doubtfulness and misunderstanding among the people. Means, जैसे कि बहुत जगह पर आपने देखा होगा कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है. एडवर्टाइजमेंट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ पब्लिसिटी, राइट? सो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं देना चाहिए. जैसे कि बहुत जगह पर बोला जाता है कि फॉर एग्जांपल लक्स के सोप में बोला जाता है कि इसमें रोज पेटल्स है, बट दैट इज नॉट अ ट्रू थिंग, राइट? सो ऐसे फॉल्स पब्लिसिटी नहीं करनी चाहिए, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी चाहिए. All the people, all the persons who are associated with the organization directly or indirectly should be given true information about every particular thing that they want to know, right? So it aims to remove the doubtfulness and misunderstandings among the people through the principle. If your business is a ethical, आपका जो business है वो ethics के कोड ऑफ कंडक्ट में है, आप एथिक्स को बहुत मानते हैं, आपके बिजनेस को आप दावा करते हैं कि दैट इज अ एथिकल बिजनेस, तो आपके अंदर दिस प्रिंसिपल ऑफ पब्लिसिटी भी होना चाहिए. ओके. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी. It is the needful that every businessman should follow the human values, human decorum, and human aspects within their policies, programs, and different working areas. The ethical behavior may determine the path of humanity. Principle of humanity क्या होता है कि जो businessman है या फिर जो भी employees है उनमें एक human values associated होना चाहिए, human decorum होना चाहिए, human aspects होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप कुछ ऐसा products produce कर रहे हैं that will harm the consumer. For example, आपने एक ऐसा electric item बनाया है जो कि थोड़े दिन के यूज के बाद ही उससे इलेक्ट्रिक शॉक आने लग सकता है, जो कि दैट इज हार्मफुल फॉर अ ह्यूमन एंड इससे उनके ह्यूमन लॉस भी हो सकता है, उनकी लाइफ भी जा सकती है. अगर आप के अंदर इतनी बेसिक ह्यूमैनिटी नहीं है कि आप प्रॉफिट के लिए आप अपने ह्यूमन वैल्यूज को, डेकोरम को खराब कर रहे हैं, that is not comes under the purview of business ethics. So the ethical behavior may determine the path of humanity. आप जिस तरीके से बिहेव करेंगे, ethically बिहेव करेंगे, आपकी ह्यूमैनिटी उतनी ही तरीके से दिखेगी. ठीक है. Next is principle of rationality. On the basis of ethical code of conduct, every businessman should analyze and evaluate the good or bad, right or wrong, ethical or unethical aspects within their business transactions and day-to-day working of the business houses. They must follow the rational attitudes and behaviors. Rationality मतलब क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या good है, क्या bad है. Ethical, unethical aspects relating to the business transaction and day-to-day working of the business houses. आपको पता होना चाहिए कि किसमें क्या डिफरेंसेस है, आपके इनर एस्पेक्ट में होना चाहिए, आपके पास एक रैशनैलिटी होनी चाहिए, लाइक व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, you have a rationality in yourself. ठीक है. So this will lead to a business ethics. Next principle is principle of communicability. According to this principle, there is a need to make effective means of communication with the internal and external persons as engaged in the business houses. The communication should be clear, open, and in justified manners. जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इन्वेस्टर्स के साथ कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कोई डील कर रहे हैं, तो आप सारे जो आपके क्लॉजेस है, प्रिंसिपल्स है, उसको डिस्क्लोज कर रहे हैं. ठीक है. आप कुछ हिडन नहीं रख रहे हैं,
जो भी आपकी कम्युनिकेशन है वो एकदम एप्ट है, अप्रोप्रिएट है, क्लियर है, ओपन है, जस्टिफाइड है, then it is comes under the principle of communicability. Okay, next is principle of non-cooperation in evils. It is needful that businessmen should try to make non-cooperation or discourage the evils, misconduct and unethical behavior not only with different customers but with the society also. मतलब प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉपरेशन इन इविल्स मतलब जो कि बुरा है, आपको पता है अनएथिकल है, मिसकंडक्ट है, कोई अगर ब्राइब ले रहा है आपको दिख रहा है, कोई डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, जब आपको दिख रहा है तो आप उसको सरासर कॉपरेट नहीं कर रहे, यू आर अपोजिंग दैट, यू आर रेजिंग your voice that this is not correct, this is not true, so you are doing the principle of non cooperation in evils. मतलब जो गलत है, जो मिसकंडक्ट है, जो इविल्स है, उन पर आप नॉन कॉपरेट हो रहे हैं, दैट इज यू आर नॉट कोऑपरेटिंग विद देम एंड यू आर रेजिंग योर वॉइस. ओके, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सैटिस्फैक्शन. Every businessmen are required to create and develop their role and behavior in such a way that customers should be satisfied at every stage while consuming their goods and services. आप कोई एक ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं बना रहे जिससे कि आपके जो कंज्यूमर्स हैं उन पर कोई हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, तो फिर दैट इज नॉट कम्स ऑन द प्रीव्यू ऑफ बिजनेस एथिक्स. बिजनेस एथिक्स तभी होगा जब आप प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन के जो प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन को आप डेवलप कर रहे हैं इन योरसेल्फ, दैट इज द कस्टमर्स जो है वो एंड यूजर्स है, वही अल्टीमेटली आपके ब्रेड अर्नर्स है, राइट. अगर आपने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो कस्टमर्स को पसंद नहीं आएंगे, देन दे विल नॉट परचेस इट अगेन एंड दैट विल नॉट मेक इट योर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन. तो जो आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं दैट शुड बी सैटिस्फाइड योर कस्टमर्स एट एवरी स्टेज व्हाइल कंज्यूमिंग देयर गुड्स एंड सर्विसेज. फॉर एग्जाम्पल आपने चीज बनाया है, चीज, ठीक है, तो आपने अमूल का चीज है, फॉर एग्जाम्पल अमूल ने बनाया है, अमूल ने आपको चीज दिया है, आपने फर्स्ट डे यूज किया, ठीक है, सेकेंड डे यूज किया, ठीक है, फिर आपने 4 दिन बाद यूज किया, देखा क्या वो खराब हो गया, ठीक है, तो दैट इज नॉट अ सेटिस्फैक्शन, क्योंकि आपने वहां लिखा हुआ है कि दैट कैन बी कंज्यूम्ड विद इन 30 डेज आफ्टर वो पैकेज खोला जाए और रेफ्रिजरेट रहेगा तो आप कंज्यूम कर सकते हैं, और कस्टमर ने वही रूल्स फॉलो किए लेकिन वो कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं आफ्टर 1 वीक, तो दैट इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ सैटिस्फैक्शन, दैट इज नॉट अ एथिकल, ठीक है. मतलब आप कस्टमर को एवरी स्टेज में आप सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहे हैं. ओके, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी. एथिक्स डिनोट द कांसेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड ट्रुथ. All the business activities and transactions should be well informed and justified manners with their different stakeholders and the society. जो आपके ट्रांजैक्शंस है वो प्योर होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, ठीक है, वेल इन्फॉर्म्ड होने चाहिए विद जस्टिफाइड मैनर्स विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स एंड सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल अगर इन्वेस्टर्स के साथ है तो जो लॉज है, प्रिंसिपल्स है, जो आपके एग्रीमेंट्स है, दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट. अगर कस्टमर्स के साथ आप ये प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं तो कस्टमर्स कोई आप गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, आप ट्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आप एक्सपायरी डेट ट्रू लिख रहे हैं, तो दैट कम्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी. Now I have already covered conscious business in the last class. Now let's move to the social responsibility. We have time, so I will cover this social responsibility. Social responsibility क्या होता है? In modern view of business is definitely resting on the assumption that business belongs to the people. It emphasizes that business has to create profitable customers. आजकल पहले क्या होता था, in traditional business the sole motive of business was to earn profit. प्रॉफिट अर्न करना है, कैसे अर्न करना है, आप सामान को कम पैसे में खरीद कर ज्यादा पैसे में आप उसको मैन्युफैक्चर करके आप बेच रहे हैं एंड इससे आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है. तो पहले क्या होता था, ट्रेडिशनली बिजनेसेस का सोल एम होता था टू प्रोवाइड, सोल एम वाज टू प्रोवाइड एक्सेस टू अर्न प्रॉफिट्स, ठीक है. नाउ अब मॉडर्न व्यू ऑफ बिजनेस क्या हो गया है कि जो आपका एंड यूजर्स है, दैट इज द कस्टमर्स, उनको प्रोडक्ट्स एक अच्छे वे में पहुंचना चाहिए इन ऑर्डर, दैट इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस. इट एम्फसाइजेस दैट बिजनेसेस हैज टू क्रिएट प्रॉफिटेबल कस्टमर्स. प्रॉफिटेबल इन टर्म्स ऑफ मनी की जगह आपको प्रॉफिटेबल कस्टमर्स को क्रिएट करना है. प्रॉफिटेबल कस्टमर्स मतलब ऐसे कस्टमर्स जो आपके प्रोडक्ट्स बार बार परचेस कर रहे हैं,
ठीक है, एक रिपीटेड परचेस हो रहा है, दैट इज अ प्रॉफिटेबल कस्टमर्स, ठीक है। Businesses has a privilege, not a right, granted by the society, and this privilege will be continued only as long as it serves social needs and it offers social satisfaction. ये माना जाता है मॉडर्न व्यू ऑफ बिजनेस में दैट बिजनेस एक प्रिविलेज है, एक राइट नहीं है, ठीक है। आपका राइट नहीं है इन द सेंस कि आप अपने जो रिसोर्सेस है सोसाइटी से, आप जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं रिसोर्सेस, आप सोसाइटी को खराब नहीं कर सकते हैं, ये आपकी राइट नहीं है, ये आपकी प्रिविलेज है। तो आपकी प्रिविलेज तब तक चलती रहेगी जब तक आप सोशल नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जब तक आप कम्युनिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जब तक आप कोई गलत काम नहीं करे, तब तक आपकी ये प्रिविलेज कंटिन्यू होती रहेगी, ठीक है। सो इट इज राइटली सेड दैट बिजनेस हैज अ प्रिविलेज, नॉट अ राइट, granted by the society, and this privilege will be continued only as long as it serves social needs and it offers social satisfaction. Since modern education is changing day by day, तो आपके एग्जाम में भी ना इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो कुछ ऐसे पहले क्या होता था एग्जैक्टली वो दे देते थे क्वेश्चंस, क्वेश्चन पेपर सेटर क्या करते थे, राइट अबाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन यू राइट अबाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हु आर रिस्पॉन्सिबल, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, आप ये सब लिखते हैं। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अभी क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स में दे देंगे, बिजनेस हैज अ प्रिविलेज, नॉट अ राइट, ग्रांटेड बाय द सोसाइटी एंड दिस प्रिविलेज विल बी कंटिन्यूड only as long as it serves social needs and it offers social satisfaction, inverted comma close, and लिखा होगा do you agree, yes or no and comment, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो लाइन्स है वो आप किससे रेड कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज कम्स फॉर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां पर बोला गया है कि बिजनेस एक प्रिविलेज है, एक राइट नहीं है। प्रिविलेज है तो प्रिविलेज तब तक रहेगा जब तक आप सोसाइटी को बेनिफिट्स देंगे, जब तक आप सोसाइटी के नीड्स को सर्व करेंगे, जब तक आप सोसाइटी के लोगों का सेटिस्फाई करेंगे थ्रू योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ओके। Now, business plans and policies as well as programs are expected to act as instruments of social change and are to be implemented with effective controls to promote maximum public welfare. Business plans and policies should be like ऐसे बनाना चाहिए जिससे आप सोशली चेंज ला सके, ठीक है। अगर सोसाइटी में कुछ मैल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं या फिर फॉर एग्जांपल आज से 10-20 इयर्स पहले वुमेन एजुकेशन उतना ज्यादा प्रमोट नहीं था, ठीक है, था एक सर्टेन लेवल तक, लेकिन उतना ज्यादा नहीं था, मतलब वुमेन लिटरेसी रेट बहुत कम था। लेकिन बहुत सारे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स ने, बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के थ्रू, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के थ्रू बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ऐसे सारे इनिशिएटिव्स, फिर जैसे डाबर का आता है एक एडवर्टाइजमेंट की 1 रुपये आप कम जो भी आप परचेस करेंगे प्रोडक्ट, उसका 1 रुपये विल बी कंट्रीब्यूटेड टू द एजुकेशन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। तो इस टाइप की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक ऑर्गेनाइजेशन को लेने चाहिए, ठीक है। बिजनेस a socially responsible business firm must respond favorably to the needs, desires and problems of its stakeholders such as customers, employees, suppliers, shareholders, bankers, government and general public. एक सोशल रेस्पॉन्सिबल बिजनेस फर्म वही होते हैं जो नीड्स एंड डिजायर्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ स्टेक होल्डर्स को कैटर करते हैं, जो भी कस्टमर्स है, एम्प्लॉयज है, सप्लायर्स है, शेयर होल्डर्स है, इनके जो नीड्स है, इनके जो डिजायर्स है, इनके जो प्रॉब्लम्स है, उनको उनके बारे में सोचते हैं, उस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। दैट मेक्स अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, ओके। According to HR Bowen, obligation to pursue those policies, to make those decisions or to follow those lines of action which are desirable in terms of objectives and values of our society. Social responsibility क्या है? एक obligation है to make such a policies or to make such a decisions that will follow those lines of action जो कि desirable हो society के objectives के लिए, society के values के लिए, ठीक है? The actions taken by business which help society to achieve more of its objectives are socially responsible actions
which may be classified as internal or external to a business. जो आप सोशल रिस्पॉन्सिबल एक्शंस करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, दैट इज इंटरनल टू अ बिजनेस एंड एक्सटर्नल टू अ बिजनेस. इंटरनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, विच आर लार्जली कंसर्न विद द पीपल एसोसिएटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जो स्टेक होल्डर्स ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, जो ऑर्गेनाइजेशन को बना रहे हैं, दैट इज comes under the internal social responsibilities. जैसे कि एम्प्लॉइज को आप फेयर प्राइसेस, फेयर वेजेस दे रहे हैं, सैलरीज दे रहे हैं, उनके जो एम्प्लॉय सिलेक्शन हो रहे हैं उसमें जस्टिस हो रहा है, इक्विटी हो रहा है, मोरालिटी है, उनके ट्रेनिंग प्रमोशन इन सब में जस्टिस है, मोरालिटी है, आप उनको डेवलपमेंट करवा रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी पर ध्यान दे रहे हैं, दैट कम्स अंडर द इंटरनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ओके, next is external social responsibility, that is towards the community and broader society as well as the environmental concerns. कम्युनिटी के ऊपर, सोसाइटी की तरफ और एनवायरमेंटल कंसर्न की तरफ जो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की, उसको हम एक्सटर्नल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैटेगराइज करेंगे. ओके, so what are the responsibility of business enterprise towards stakeholders and society in general? Number one is shareholders, consumers, environment, employees and society. Responsibility of business enterprises towards shareholders क्या है, consumers क्या है, environment क्या है, employees क्या है, society क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे in our consequent slides. सबसे पहले shareholders की तरफ क्या obligation है, क्या social responsibility है. सबसे पहले the first obligation towards the shareholders is to ensure a fair return on capital employed. मतलब उन्होंने जो इन्वेस्ट किया है उस पर एक फेयर रिटर्न मिल रहा है, लाइक उनको डिविडेंड मिल रहा है, उनके शेयर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं. शेयर प्राइस तभी इंक्रीज होंगे जब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगा, जब आपके कस्टमर्स आपको एक बेटर पोजीशन में देंगे, जब आपकी गुडविल इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली आपके शेयर प्राइसेस इंक्रीज होंगे. शेयर प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो जो शेयर होल्डर्स है उनकी परचेसिंग पावर इंक्रीज होगी. साथ ही साथ एक फेयर रिटर्न भी आप दे रहे हैं, दैट इज द डिविडेंड. डिविडेंड तभी दे पाएंगे जब एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हो रहा है. सो दिस इज द फर्स्ट obligation of a business enterprise towards shareholders. Next is wider disclosure of information on the part of directors is required. We all know that shareholders कौन होते हैं, owners of the enterprise of an organization होते हैं, लेकिन क्योंकि वो widely scattered होते हैं, different जगह पर होते हैं, तो it is not वो एकदम सही वो सारे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग में. तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन to give them a wider disclosure of information on the part of directors is required. Next is the company must protect the assets and use these as trustees of the shareholders. जो assets है कंपनी के, वो उनको सही यूज करना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए, उनको मेंटेन करना चाहिए. दिस इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज towards the shareholders. Thus, responsibility of company towards shareholders becomes even greater as shareholders cannot demand dividend. Second, unorganized shareholders are scattered all over the country. And third, the proxy system which makes shareholders control ineffective. एक शेयर होल्डर्स की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों इंक्रीज हो जाती है? सबसे पहले कि शेयर होल्डर्स डिविडेंड को डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि ये रूल है कि जब तक प्रॉफिट नहीं हो रहा ऑर्गेनाइजेशन को, और ऑर्गेनाइजेशन जब तक डिक्लेयर नहीं कर रही है प्रॉफिट, इनफ प्रॉफिट हो गया है उनके ऑर्गेनाइजेशन में, तब तक वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते. तो जब तक वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते तब तक शेयर होल्डर्स का डिमांड नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अनऑर्गेनाइज्ड शेयर होल्डर्स है, क्योंकि डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट कंट्रीज से लोग शेयर्स लेते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के, और डिफरेंट एक कंट्री में डिफरेंट एरियाज में होते हैं, तो these are scattered. So वो अपने राइट्स के बारे में उनको उतना पता नहीं होता है. So it is a duty, it is the obligation of a business enterprises towards the shareholders. Okay. Next is the obligation of business enterprises towards the customers. According to Drucker, the customer is the foundation of business and keeps its existence. एक कस्टमर ही होता है जो कि एक बिजनेस का फाउंडेशन होता है, क्योंकि अपने एंड प्रोडक्ट्स एक कस्टमर्स को सप्लाई कर रहे हैं. एक कस्टमर ही अगर आपके प्रोडक्ट्स की यूजेस से
वो satisfied है तभी वो repeated purchase करेंगे, ठीक है. So it is the customer who is the foundation of the business and keeps it in the existence. The following responsibility of business enterprises to consumers are: number one, they should supply goods or services to the customers at reasonable prices and do not try to exploit them by forming cartels. ठीक है, वो उनकी सबसे पहली responsibility business organization towards customers क्या है? number one, they should supply goods and services to the customers reasonable prices में देने चाहिए. कोई कार्टल्स क्रिएट नहीं कर रहे. कार्टल्स मतलब कोई ओलिगोपोली नहीं है कि एक ही फर्म है और वो अनचाहा प्राइस डिमांड करे फ्रॉम द कस्टमर्स, ऐसा ना हो, ठीक है. सेकेंड, ये होना चाहिए कोई अनसेफ और शॉडी प्रोडक्ट्स नहीं देना चाहिए कस्टमर को दैट कैन हार्म देम. लाइक मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक आइटम्स उनको दिया जा रहा है जो 2 या 3 दिन बाद उनको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है क्योंकि आपने चीप मटेरियल यूज किया था ड्यूरिंग योर प्रोडक्शन. सो ऐसा नहीं होना चाहिए. दैट comes under the purview of social responsibility. Next, they should provide the customers the required after sale services. एक बार सेल्स हो गया तो आपने कस्टमर्स की तरफ देखा भी नहीं, कस्टमर्स क्वेरीज करे जा रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है, आप देख भी नहीं रहे हैं, रिटर्न भी नहीं कर रहे हैं. that doesn't come under the purview of social responsibility. आप एज अ बिजनेस एंटरप्राइज, एक एथिकल बिजनेस एंटरप्राइज, एक सोशली रिस्पॉन्सिबल बिजनेस एंटरप्राइज की एक नेसेसिटी है कि वो एक आफ्टर सेल सर्विसेज भी दे कंज्यूमर्स को. नेक्स्ट, दे शुड नॉट मिस इन्फॉर्म द कंज्यूमर्स थ्रू इनअप्रोप्रिएट एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स. कोई मिसलीडिंग इनअप्रोप्रिएट एडवर्टाइजमेंट्स नहीं देना चाहिए कंज्यूमर्स को. Next is they should make arrangements for proper distribution system for their products so as to ensure the black marketing and profiteering by traders do not occur. एक proper distribution channel create करना भी एक organization की duty होती है ताकि कोई black marketing नहीं हो पा रहा है by the traders. So आप देखते हैं जैसे onions, tomatoes, potatoes, इनके प्राइस अचानक से बढ़ जाते हैं and black marketing हो जाती है. तो ऐसे ही ड्यूटी है प्रोड्यूसर्स की, ऑर्गेनाइजेशंस की, कि वो एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्रिएट करे ताकि ये ब्लैक मार्केटिंग एंड प्रॉफिटिंग बाय ट्रेडर्स डू नॉट अकर. ठीक है. नेक्स्ट इज दे शुड एक्नॉलेज द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स टू बी हर्ड एंड टेक नेसेसरी मेजर्स टू रिड्रेस देयर जेन्युइन ग्रीवेंसेस. अगर कंज्यूमर को कोई ग्रीवेंस है, कोई उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक प्रॉपर सिस्टम क्रिएट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में जिससे उनकी जो क्वेरीज है, उनके जो प्रॉब्लम्स है, उनको सुना जा सके और नेसेसरी एक्शंस लिया जा सके. ठीक है. नेक्स्ट इज टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट. द foremost responsibility of business enterprises is to ensure that they should not damage the environment, and for this purpose they should reduce as much as possible air and water pollution by their productive activities. जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, बिजनेस एंटरप्राइज को ये देखना चाहिए कि वो एनवायरनमेंट को कोई डैमेज नहीं कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन को रोकने की कोशिश करनी चाहिए. ठीक है. उनको जो भी उनके टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनको रिवर्स में और स्ट्रीम्स में डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए ताकि वाटर पोल्यूशन ना हो. साथ ही साथ एक हेल्थ हजार्ड्स इनसे क्रिएट होते हैं जैसे रेस्पिरेटरी एंड स्किन डिजीजेस होते हैं अगर पोल्यूशन होते हैं, वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन. तो इसलिए इंडस्ट्रीज, बिजनेस एंटरप्राइजेस को ये ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वो हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ले. वो जो अपने प्रोडक्ट्स से, वेस्ट प्रोडक्ट्स से, टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को वो डंप ना करे रिवर्स में. साथ ही साथ वो अपने जो वेस्ट मैनेजमेंट को अच्छे से उनको एक प्रॉपर अच्छा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करे और हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन इंश्योर करे. ठीक है. नेक्स्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज. क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि आप एम्प्लॉयज को प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप डेवलप कर रहे हैं, आप अच्छा पेमेंट, फेयर वेजेस दे रहे हैं, सबको एक हेल्दी एंड गुड वर्किंग कंडीशंस दे रहे हैं. फॉर एग्जांपल आप कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जैसे लाख की चूड़ियां होती है. ठीक है. पहले बहुत बनती थी लाख की चूड़ियां. तो वहां पर क्या होता है, एक क्लोज्ड एरिया में बनाना होता है ताकि कुछ एयर सर्कुलेशन ना हो. तो इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉयज है, जो वर्कर्स है, उनके हेल्थ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि एक प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता है.
So it is a duty of the organization to provide the employees of healthy and good working conditions. Besides that, the enterprises should make arrangements for proper training and education of the workers to enhance their skills. Okay. Last but not the least, the responsibility towards the society. Business enterprises function by public concern with the basic objective of producing goods and services to meet the needs of the society and provide employment to the people. Society क्योंकि एक privilege दिया गया है और business enterprise को कि आप जब तक सोसाइटी की बेनिफिट करेंगे तब तक आप इस प्रिविलेज को कंटिन्यू कर सकते हैं. तो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू इंश्योर दैट कि आप सोसाइटी के नीड्स को आप सेटिस्फाई कर रहे हैं, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं वहां के आसपास के लोगों को. ठीक है. साथ ही साथ you are taking appropriate measures to reduce level of pollution and adopt eco-friendly technologies. ठीक है. साथ ही साथ आप efficient employment opportunities generate कर रहे हैं जिससे कि जो इकोनॉमी है उसकी पॉवर्टी रिड्यूस हो. ठीक है. साथ ही साथ आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इनोवेटिव और प्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और साथ ही साथ आप माइनॉरिटीज को प्रेफरेंसेस दे रहे हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ मैल प्रैक्टिसेस लाइक ब्राइबिंग, ये सब करप्शन, इन सब को आप अवॉइड कर रहे हैं. दैट विल बी मेक अ बिजनेस एंटरप्राइजेस socially responsible towards the society. Okay. So that's all for today. Let me take your doubts if you have any. Good morning everyone. हाँ, जितना मैं करवा रही हूँ वही सिलेबस है. ठीक है. मैं इनफ कंटेंट आपको दे रही हूँ. इसके अलावा भी आप बुक्स रेफर कीजिए फॉर मोर एंड मोर कंटेंट. ओके. यस, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी बट ये यूनिट कंप्लीट होने के बाद. मेरा स्क्रीन शो नहीं हो रहा था. Why it is more scope for foreign investment in business friendly environment. एक आप एक अच्छा environment create करेंगे तो आपका foreign investment का scope भी बढ़ेगा. क्यों? आपके laws बहुत flexible है, आपके laws बहुत constant है, साथ ही साथ जो investment लोग कर रहे हैं that is very beneficial for the organization. तो इससे आपको एक business friendly environment की ये सारे advantages होते हैं. ठीक है. Existence of business friendly will remain in long run or short run. I'm not getting your question, Nishan, but as far as I am thinking about your question, आपका ये मतलब है कि जो business friendly environment है वो long run में होता है या short run में होता है. अगर वो long run में हो रहा है that is benefit for the organization. ठीक है. अगर short run में हो रहा है तो that is not a business friendly environment. क्योंकि short run में इसका मतलब ये है कि जो laws है वो बार बार change हो रहा है, that is not consistent. अगर consistent नहीं है तो that is not a business friendly environment. Okay. After the economic reform 1991, many legal formalities were finished. Hence, the multinational companies and national enterprises get chances to spread more in India. Yes, due to liberalization, due to privatization, due to globalization in the economic reform of 1991, many of formalities, legal formalities were abolished. ठीक है. इससे क्या हुआ? FDIs को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ, FIIs हुए, जिससे एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ. ठीक है. Neha Sharma, I am not getting your question. Most probably online mode में होंगे आपके exams. Ma'am, please explain taxes and compliances. Taxes and compliances are one of the characteristics of a business-friendly environment. ठीक है. जिस country में एक अच्छे taxes, एक rigid taxes ना होंगे, flexible taxes होंगे, जहाँ पर
ट्रांसपेरेंट टैक्स स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। वहां पर जो बिजनेस एंटरप्राइजेस है वो वहां पर सेटअप करने की ज्यादा कोशिश करते हैं, वहां पर आने की कोशिश करके, क्योंकि दैट मेक्स अ बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट। टैक्स स्ट्रक्चर एक अच्छा होने का मतलब ये है, जैसे अभी फिलहाल है कि 2.5 लाख में नो टैक्स, ठीक है। अभी इस साल में ये है, फिर नेक्स्ट ईयर फिर चेंज हो जा रहा है टैक्स स्ट्रक्चर, 1.5 लाख में नील हो जा रहा है, फिर चेंज हो रहा है 3 लाख में नील हो जा रहा है। ऐसे अगर एवरी ईयर टैक्स स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो दैट इज नॉट अ बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट। बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट वही होता है जहां टैक्स एंड कंप्लायंसेस ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं, मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड इज दैट कि एक कांस्टेंट वे में चल रहा है, कोई कंसिस्टेंट वे में चल रहा है, कोई जल्दी जल्दी फ्लक्चुएशंस नहीं आ रहे इन द टैक्स स्ट्रक्चर्स। ओके, इज दैट क्लियर खुशबू कुमारी? एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम कैसे ज्वाइन करना है, उसका कल सेमिनार हुआ था, आप एसओएल कोऑर्डिनेटर्स को कॉल करके पूछ सकते हैं, दे विल हेल्प यू फॉर श्योर। ओके, बुक्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। बिजनेस एथिक्स मींस बिजनेस का कैरेक्टर नहीं, शोमैनशिप। बिजनेस कैसे अपने जो फंक्शन है, अपने जो कंडक्ट है, उसको कैसे कर रहे हैं, ठीक है, एथिकल वे में कर रहे हैं कि नहीं, उनको पता है क्या सही है क्या गलत है, क्या उनके प्रिंसिपल्स है, क्या उनके नॉर्म्स है, उनके जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है लाइक कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, आपके सोसाइटी, इन सब के जो डूज एंड डोंट्स है उनको वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। वो एक socially responsible है towards all the stakeholders, that is comes under the business ethics. Okay, business का ethics is just a small part of business ethics. Okay, okay, next is what is infrastructure. Infrastructure मतलब क्या हुए, roads आपके हो गए हैं, railway networks हो गए हैं, this comes under the purview of infrastructure, ठीक है। Yeah, there is some noise, some construction is going on in my house, so sorry, I'm extremely sorry for that. In the next class I hope that will not be there. कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है कि आप जो लॉज, गवर्नमेंट के लॉज है, रेगुलेशंस है, उसको कंपाइल कर रहे हैं, ठीक है। जो आप जो लेड है ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, वो सब होना चाहिए, ठीक है। ब्राइबिंग क्या होता है? जो करप्शन होता है, आप किसी को घूस देते हैं, दैट इज ब्राइबिंग। ओके, मैं एग्जांपल्स भी देती हूँ साथ साथ में, आपको किसका एग्जांपल चाहिए, आप अगर रिपीट करना है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। बुक्स एसओएल के नोट्स काफ़ी है, मेरे नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, साथ ही साथ आप वीके कॉल भी देख सकते हैं, मैंने बुक्स आपको बताए हुए हैं। Business Organization and Management from VK Call, and C Basu of Business Organization Management with publisher M. Graw Hill Education. Okay. प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑफ इविल्स। इविल्स क्या होते हैं? बुराई, ठीक है। बुराई अगर कोई कर रहा है, कोई ब्राइब दे रहा है, कोई एम्प्लॉयज के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, और आप टॉप मैनेजमेंट में हो और आप देख रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो दैट डजंट कम्स अंडर द बिजनेस एथिक्स, ठीक है। अगर आप वो कुछ गलत हो रहा है उस पर आप अपने वॉइस रेज कर रहे हैं, तो दैट इज द नॉन कॉपरेशन इन इविल्स। ओके, environment and consistent क्या होता है? in which related you are in which context you are talking here? आप पूरा डाउट्स लिखिएगा, क्योंकि यहाँ वन टू वन कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अगर ये आप मुझे डायरेक्टली बोलते हैं थ्रू योर वॉइस तो फिर मुझे समझ में आता है, लेकिन अब जब आप यहाँ लिखते हो तो आप पूरा डाउट लिखा करो, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी एंड एज वेल एज ऑफ यू। ओके, बिजनेस लॉज एंड बिजनेस एथिक्स आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। एथिक्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया है, बिजनेस लॉज क्या होते हैं वो एक डिफरेंट कंसेप्ट है, जहां लॉज होते हैं रिलेटिंग टू बिजनेस, सो दे आर नॉट एट ऑल सेम। कोई असाइनमेंट नहीं बनानी है आपको।
Okay, I think so all the doubts have been cleared from my side. Okay, so if any other doubts are there, you can send me into a Teams app. So that's all for today. We will meeting on the coming Friday, and we'll complete the unit 3 and we'll start with unit 2 and we'll start unit 3. ठीक है? That's all for today. आप सब ठीक रहिएगा. Do well. Thank you.